तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का, क्योंकि जो बेसिकली साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने इक्विपमेंट में इतने उलझे रहते हैं कि वो उस डाटा से एक्सट्रैक्ट निकालने में ही उनकी पूरी नौकरी या उनका समय गुजर जाता है। वो ऐसा हो क्यों रहा है ये शायद बताने में, उनका ये खोजने में तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका कंपोजिशन ऐसा है वैसा है, लेकिन वो ऐसा क्यों है और किस कारण से है। सो ये मून के बारे में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मून से रिलेटेड कुछ एक ऐसी डिस्कवरीज जिन डिस्कवरीज का होना भी बाकी है। आने वाले समय में इन डिस्कवरीज को करने वाले बड़े से बड़े अवार्ड या किसी न किसी प्राइज के हकदार हो सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस की एक इतनी बड़ी गुत्थी है जिसको 50 वर्ष पूर्व मानव के जब चंद्रमा पर कदम पड़े थे तब से लेके आज तक ये कहीं से भी कोई ये मिस्ट्रीज हैं ये सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेंगे कि दरअसल ये माना जाता है कि मून का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हुआ था। थिया नाम का एक प्लैनेट था जिसने आके अर्थ को, अर्ली अर्थ में लगभग 450 करोड़ साल पहले आके अर्थ को हिट किया एंड इट वाज अ ग्लांसिंग ब्लो। यहाँ पे थिया आया, उसने स्ट्राइक किया और आगे जाके उस मैटर का कुछ मैटर उसने अर्थ से लिया और कुछ मास जो उसका स्वयं का था, ये दोनों मिक्स हो गए। कुछ मास जो है वो अर्थ पे रह गया थिया का, और अर्थ का कुछ मास निकल के थिया के मास के साथ जुड़ के मून बन गया। और मून लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर ये जो मास है ये पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। जो चंद्रमा के चक्कर लगाने के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प बात है। वो दिलचस्प बात ये है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा पृथ्वी को फेस करता है। इसका कारण ये है कि जितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही दिनों में वो अपनी एक्सिस पर घूम जाता है। साइंटिफिक टर्म्स में इसको टाइडल लॉकिंग कहते हैं, अर्थात जो एक साइड है वही पृथ्वी को लगातार फेस करती है। और जिस वक्त ब्राइट मून होता है या जिस वक्त सर्टेन कॉम्बिनेशंस इस तरह के होते हैं तो लगभग 59% हिस्सा चंद्रमा का जो नियर साइड है उसको हम देख सकते हैं। अगर हम इस थ्योरी को माने तो मून का जो फॉर्मेशन है वो लगभग एक ही तरह के मैटर से हुआ है। और इम्पैक्ट के बाद में जब देखेंगे कि मैटर कुछ प्लाज्मा बन जाता है, कुछ गैस स्वरूप में होगा और कुछ मोल्टन काइंड ऑफ मैटर होगा जो घूमते घूमते कुछ मैटर मून के कोर में सेटल हो गया होगा, जैसे पृथ्वी के साथ भी हुआ। पृथ्वी के जो मोल्टन कोर है अंदर वो गर्म है और उसमें हैवी मेटल्स हैं जो सिंक कर करके जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी एक लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट में थी, जैसे स्लरी होती है या लावा टाइप ऑफ उसका कंपोजिशन था। ये हो सकता है 450 करोड़ साल पहले से ये प्रोसेस चल रही हो, जिस वक्त ग्लांसिंग ब्लो हुआ तब भी और बाद में भी। तो जो अर्थ की कोर है वो हैवी हो गई और अर्थ से उसको एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायनेमो एक्शन के तौर पे अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली हुई है, जिसके चलते पृथ्वी लाइफ संरक्षित रहती है। अब मून के बारे में बात यह है, इंटरेस्टिंग बात, कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि मून के साथ में कोई दोबारा कोई इम्पैक्ट इवेंट नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर दी एस्टेरॉइड्स एंड अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो आके को हिट करते रहते हैं। और नियर और फार साइड के जो मोटे मोटे फर्क है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो नियर साइड है उसमें मेयर यानी कि ओशंस, जिसको मारिया भी कहते हैं, उस तरह का कंपोजिशन होता है। जैसे बड़े बड़े लावा फ्लो के जरिए जो सी बन गए हैं, प्लेन्स बन गए वो हैं, और उन पे पिटिंग बहुत कम है। जैसे कि जो फार साइड है उसमें जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हैवीली पिटेड है। जैसे आप देखते हैं ना गोल्फ बॉल में छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसी फार साइड की बेसिकली सरफेस है। और उसका कारण ये है कि वहाँ से एस्टेरॉइड्स आते हुए लगातार हिट करते रहे और उसकी वजह से पिटिंग हो गई। लेकिन जो नियर साइड है, जैसे मान लीजिए जिस समय एस्टेरॉइड्स हिट कर रहे होंगे उस समय लावा फ्लो भी साथ साथ होता रहा या लिक्विड जो किसी तरह से वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे। जो वो लगातार उसको भरते रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि नियर साइड पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहे, लेकिन फॉर साइड पे भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा है जो कि कोई एक अनबूझा फिनोमेना है जिसके चलते ये फ़र्क है। दूसरी बात, सोचने वाली बात यह है कि दोनों साइड का यानी फार साइड और नियर साइड का केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर जो नियर साइड में हैं वो हाइड्राइट्स एंड हाइड्रेट्स हैं और फार साइड में वो अमोनिया या इस तरह के कंपोजिशन में ज़्यादा पाया गया है। पानी का जो डेरिवेटिव्स पाए गए हैं, जो कि चैंग 5 जुलाई 2024 में लेके आया था और उससे उन्होंने पानी एक्सट्रैक्ट करने में सफलता भी पिछले महीने शायद अगस्त 2024 में हासिल कर लिया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये तो ऑब्जर्व कर लिया मैनकाइंड ने,
और जो भी वो लूनर सॉइल से लेके आया है, थोड़े थोड़े सैंपल्स लेके आ पाते हैं, जितने भी आ पाते हैं, कुछ ग्राम से कुछ किलोग्राम से इससे ज़्यादा सैंपल्स आज तक नहीं आ पाए हैं। और वो भी ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली मून के सभी हिस्सों से आए हुए हैं। वो जहाँ पे जैसे चंद्रयान लैंड किया तो उसको वहीं के सैंपल्स को वो स्टडी कर पाया। सिमिलरली दूसरी जगह पे है तो कुछ स्पेक्ट्रोमेट्री से, और सैंपल का लाना जो है वो बहुत कम संभव हुआ है। अपोलो मिशंस लेके आया था कुछ सैंपल जो अभी भी अर्थ की लेबोरेटरीज में किसी तरह से प्रिजर्व्ड हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि जो आज के समय में आप देखेंगे कि इंटरनेट पे सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है, और स्पेस एजेंसी एज अ मैटर ऑफ प्राइड या एज अ मैटर ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये कंपोजिशन पाया गया और इस तरह का पाया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि इसका कारण क्या है। इसके कारण खोजने वाले लोगों को मेरे अनुसार काफ़ी अवार्ड्स और उनको अवार्ड और रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। हालांकि जिन्होंने चंद्रयान 2 की जो क्रैश साइट थी उसको ढूंढा था, एक बेंगलोर के एक लेमैन थे आपके और मेरी जैसे, मे बी सिटीजन साइंटिस्ट, स्पेस एंथुजियास्ट, जिन्होंने किस जगह पे वो चंद्रयान 2 का मलबा गिरा था वो उन्होंने साइट डिटेक्ट करके स्टडी करके निकाल के बता दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट पिक्चर्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो अब सोचने की बात यह है कि जो पॉइंट टू पॉन्डर है कि नियर साइड और फायर साइड का कंपोजिशन फर्क क्यों है। अब दूसरे को हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ इतनी बड़ी और मून है, तो जो अर्थ है बेसिकली वो स्पेस रेडिएशन से मून को मास्क कर रही है। लेकिन ये मास्किंग अभी जो नासा की स्टडी जो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स किए, उनका ये कहना है कि लगभग 4% से ज़्यादा मास्किंग स्पेस रेडिएशन की नहीं है, जबकि जो फार साइड है उस पर 1% भी मारिया या मेयर नहीं पाए जाते जो कि नियर साइड पे पाए जाते हैं। तो इसका अभी तक ये पोटेंट कारण ये भी नहीं निकल के आ सकता, ये निष्कर्ष भी क्लियरली निकाला जा सकता कि अर्थ की वजह से मून की जो नियर साइड है वो मास्ड है। सो इसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि अर्थ और मून के बीच में कुछ एक इंटरेक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं जो कि इस कंपोजिशन को बदलते हैं। दूसरा एक मेजर इनपुट ये है कि जो सोलर विंड का एक्शन मून के ऊपर होता है नियर साइड पे, वो लगभग 5 दिन अर्थ जो है मास्क करती है। और इस दौरान ही कगुया जो जापान का एक मून प्रोब था, उसने इन 5 दिनों में मून की, अर्थ से जो मून की ओर रिफ्लेक्शंस आते हैं या सोलर विंड जिस वक्त ब्लॉक्ड होती है अर्थ के द्वारा, यानी कि पीछे सन है, बीच में अर्थ है और यहाँ पर मून है, तो मून छोटा है, तो लगभग 5 दिन ऐसा होता है कि जो नियर साइड है उस पर अर्थ की सोलर विंड के एक्शन की इफेक्टिव मास्किंग होती है, जो हमारे हिसाब से जिसको हम नो मून बोलते हैं, अमावस्या का समय होता है। जो फार साइड है उस पर ऐसा कोई फिनोमेना नहीं होता। अब 5 दिन जो है सोचने को बहुत छोटा समय है, लेकिन ये बड़ा भी, लगभग 20% डेज में, बिकॉज 28 दिन में चक्कर लगा रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि मोटा मोटा अगर हम 5 दिन लगाएं तो रफली अराउंड 15 to 20% के बीच में जो मून है उसको सोलर रेडिएशन से अर्थ इफेक्टिवली मास्क करती है और स्पेस रेडिएशन से भी मास्क करती है। बेसिकली सोलर विंड पे हमारा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि सोलर विंड का एक्शन इतना स्ट्रांग होता है, वो ओवरवेलमिंग होता है, बाकी सब प्रोसेस को वो मास्क कर देता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आप स्पेस एंथुसियास्ट हैं और आपका इस दिशा में इंटरेस्ट है, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस सवाल का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का क्योंकि जो बेसिकली साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने इक्विपमेंट में इतने उलझे रहते हैं कि वो उस डाटा से एक्सट्रैक्ट निकालने में ही उनकी पूरी नौकरी या उनका समय गुजर जाता है। वो ऐसा हो क्यों रहा है ये शायद बताने में, उनका ये खोजने में तो बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका कंपोजिशन ऐसा है वैसा है, लेकिन वो ऐसा क्यों है और किस कारण से है। सो ये मून के बारे में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि सॉल्व होनी चाहिए कि नियर साइड और फार साइड में क्या क्या अंतर हैं और वो क्यों है। मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए सिर्फ इस नोट पे छोड़ रहा हूँ। इसमें से कुछ सवालों के जवाब मेरे अपने वीडियोस में आपको उसका हिंट मिलता रहेगा, जिसको आप फर्दर वैलिडेट कर सकते हैं या फर्दर उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने अपनी कॉपीराइटेड जो मैंने रिसर्च है, जो उसको मैंने कॉपीराइट किया हुआ है, इस प्रकार मेरा कहना है। अपनी डिस्कवरीज को basically you copyright them. In one of my videos you will find how to copyright your research or your work, scientific research work in India. तो बहुत मिनिमल सी फी पे आप अपनी रिसर्च को कॉपीराइट कर सकते हैं। और जो रिसर्च करने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करके, भारतीय स्टूडेंट जाते हैं बाहर करोड़ों रुपए खर्च करके, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 2-3 टाइटल में मेरी रिसर्च इनके पहले की सिद्ध हो चुकी, यानी कि पहले जिसके बारे में बोल चुका हूँ वो बाद में इसको वैलिडेट इन्होंने कुछ समय पश्चात किया। अब चूंकि एक लेमैन की रिसर्च इनकी जानकारी में कई बार आती है और कई बार नहीं आती, तो ये उसको अगर वैलिडेट करते हैं या उसी फैक्ट को वैलिडेट करते हैं, इसका मतलब आपकी स्वयं की रिसर्च वैलिडेट हो गई। इसलिए आप अपने इस बारे में सोचें, मून के बारे में सोचें कि उसकी नियर और फार साइड में फ़र्क क्यों है और कैसे हैं, किस प्रोसेस की वजह से। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू गुड लक इन योर रिसर्च एंड आई होप टू सी मैनी बडिंग अवार्ड विनर्स फ्रॉम इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।